नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोगों का आरओ का नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हो गया है। हम सबके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम का हम लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी डेट अब हमें क्लियर पता चली है, ठीक है? डेट आपको पता ही चल गया होगा कल। अब हम लोग अपनी कोशिश है वो आरओ की ओर भी स्टार्ट करने की, मतलब हम लोग आरओ का भी बैच आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर जीएस, हिंदी और करंट अफेयर तीनों पर आपके साथ विचार विमर्श और चर्चाएं की जाएंगी। क्लियर है? उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम डेप्थ में आपसे बातें करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी के इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो अभी यूपीएससी का सीरीज चल रहा है, उसमें हम इकोनॉमी कवर कर रहे हैं और मनोज सर आप लोगों के साथ में जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि डेप्थ में क्लास है तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। प्रश्नों के लेवल भी ठीक हैं, ऐसा नहीं कि हल्के प्रश्न हैं, प्रश्न भी भारी भरकम है, जिससे कि आपको तैयारी को बेहतर किया जा सके। हम लोगों की कोशिश यही है। ये सिर्फ कहने को यूपीएससी है, लेकिन जिस प्रकार से आरओ और पीसीएस का पेपर अपने आप को अपडेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये वाले जितने भी बैचेस सीरीज हैं, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बहुत अच्छी आ रही है। तो ऐसी स्थितियों में हमें अपनी तैयारी को भी और बेहतर करना होगा। एक अच्छी रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे कि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। क्लियर है? इससे पहले हम लोगों ने नेशनल इनकम का टॉपिक कवर किया था, मनी और बैंकिंग का टॉपिक कवर किया था। आज हमारा तीसरा टॉपिक है। अगर आपने वो दो टॉपिक कवर नहीं किया है तो आप कवर कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया था, वो हमारा पहला टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। और जो हमारा दूसरा टॉपिक था, वो हमारा टॉपिक था मनी एंड बैंकिंग। एक बार आप देखिएगा, मनी एंड बैंकिंग। और आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, हम इन्फ्लेशन पे आज आपके साथ चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो अगर आपने उस वाले टॉपिक को अभी तक नहीं कवर किया है तो प्लीज आप जरूर कवर करें। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के सेशंस पे। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा? प्रश्न मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आपको इसका उत्तर देना है, और हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन टॉपिक है वो इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? ओके, सही पूछा है हमसे। मैं पेन चेक कर रहा था। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि है। मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि है, जिसे समय के साथ क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। समय के साथ कह रहा है क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, नहीं सॉरी, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी का मतलब हो जाएगा प्रायोरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बढ़ने से ऋणदाताओं को लाभ होता है। ठीक, ऋणदाताओं को लाभ होता है, ये हमसे कह रहा है हमारे दो कथन। ऑप्शन के तौर पर हमें क्या मिला है कि केवल एक, एक और दो, एक और तीन, एक दो और तीन। ठीक है, हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। अब ढंग से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं बात मुद्रास्फीति की करूं तो मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि दर्ज होती है और हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम होती है, तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। मतलब कि जब गुड्स एंड सर्विसेज, मैं इंग्लिश बोलूंगा और हिंदी लिख दूंगा, जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगे, पहली चीज।
और दूसरा हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति इन्फ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन कहलाती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। क्लियर है? जिसे हम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्फ्लेशन में किस व्यक्ति को फायदा और किस व्यक्ति को नुकसान होगा, हमें यह जानना जरूरी है। एक बात अब आप यहीं से निकालिएगा कि अगर हमारी मुद्रा की परचेजिंग पावर कम होगी तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे हमारी मुद्रा की या हमारे मनी की वो वैल्यू नहीं रह जाएगी जो वैल्यू आज है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को इन्फ्लेशन के टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और आज आपने वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। 1 साल बाद आपको कितना रुपए इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग पे? 2.5 या बहुत हो गया तो 2.8, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। आपको पता है कि अगर हमें 2.5 से इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे दोस्त इन्फ्लेशन ही 5 से 6% है। तो खुद सोचो, आपका 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी बिना कुछ किए ही 3 से 4% गिर गया। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर वही पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, मान लीजिए 1 लाख में हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? गोल्ड तो खरीद ही सकते हैं। अगर हमने 1 लाख रुपए अपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो गोल्ड का एनुअली जो रिटर्न है वो लगभग 8 से 10% एनुअली रिटर्न है, ठीक ठाक रिटर्न है। मतलब जो 6 से 7% इन्फ्लेशन को बीट करने से आपको 3 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। तो अभी के बाद बताइए कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जमा करने में ज़्यादा फायदा है या पैसे को इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फायदा है? तो आप कहेंगे सर जमा करने में फायदा नहीं है, इन्वेस्ट करने में फायदा है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन या महंगाई के टाइम पे आपको अपने मुद्रा को खत्म होने से बचाने के लिए कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। अब आप यहीं से एक एनालिसिस और करिए कि मान लीजिए कि मैं बैंक के पास गया पैसा जमा करने के लिए, तो मुझे प्रॉफिट होगा या मुझे लॉस होगा? ठीक, मैं एक पेज ऐड ऑन कर लेता हूं। किसको लाभ होगा? लाभ किसको होगा और हानि किसको होगी? ठीक है, लाभ और हानि किसको होगा? सो मेरे दोस्त, आपने हमको बताया कि सर इन्फ्लेशन के टाइम पे लाभ किसको होगा? तो लाभ होगा निवेशक को। निवेशक को लाभ होगा, ऋणी को लाभ होगा। ठीक है, इसी के साथ ही में व्यापारी को लाभ होगा। उद्योगपति को लाभ होगा। समझ पा रहे हैं ना आप? इन सारे लोगों को लाभ होगा। ठीक है, अब हानि किसको होगी? तो निवेशक को हानि, अगर लाभ होगा तो हानि किसको होगा? ऋणदाता को। ऋणदाता को हानि होगा। बॉन्ड धारक को हानि होगा। साथ ही में हमारा निर्यात कम हो जाएगा, हमारा निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पेंशन धारक को होगा। साथ ही में और किसे हो सकता है? ऋणदाता को हानि होगा, बॉन्ड धारक को हानि होगा, हमारे निर्यात पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पेंशन धारक को प्रॉब्लम्स होने लगेगी। साथ ही साथ में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार पे भी हमारे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ में अगर हमारा निर्यात कम होगा तो मेरे दोस्त हमारा आयात बढ़ जाएगा। ठीक,
आयात हमारा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चुकाना पड़ेगा। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ आप समझिएगा। देखिए ऋणदाता, ऋण देने वाला, बॉन्ड धारक, बॉन्ड को धारण करने वाला वो भी ऋणदाता ही है, ठीक। पेंशन धारक क्यों? क्योंकि पेंशन में इंक्रीमेंट होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, पेंशन हमारी फिक्स आनी है तो भी इन्फ्लेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होंगी। और विदेशी मुद्रा भंडार तो हमारा ऑलरेडी कम हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम मान के चलें कि हमारे इन्फ्लेशन होगा वहीं से हमारे पूरा का पूरा मार्केट डिस्टर्ब होता है। हमें 4 टर्म देखने को मिलता है, एक हमें देखने को मिलता है, मान के चलिए पूरी पूरी इकोनॉमी में बोलते हैं डिवैल्यूएशन, एक मिनट मैं बोल दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, अधिमूल्यन, मूल्यह्रास और पुनर्मूल्यन। पुनर्मूल्यन, ये चारों टर्म आपको कमेंट में बताना है कि क्या है, नहीं तो मैं अगले वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा। क्लियर? तो ये आप नोट करके रखिएगा। अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आती है, तो ठीक है, मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बढ़ने से ऋणदाताओं को लाभ होगा, तो ऋणदाताओं को लाभ होगा। अब देखो कहीं मैंने लिखा है कि ऋणदाता को लाभ होगा? नहीं, ऋणदाता को हानि होगा, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमें दोस्त बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ठीक है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों है, ये था है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब अवस्था में समग्र मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, ठीक। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण होती है। मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति दोनों ही कीमत कर सकती हैं और आर्थिक विकास में कमी ला सकती हैं, मतलब कीमतों को बढ़ा सकती हैं और आर्थिक विकास में कमी ला सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें कथन सही पर टिक करना है, हमें सही कथनों का विचार करना है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं मुद्रास्फीति के संदर्भ में, ठीक। देखिए, जब भी हम मुद्रास्फीति के कारणों की बात करते हैं तो हमें 3 कारण पता चलता है। पहला कारण होता है डिमांड के कारण, डिमांड के कारण या मांग के कारण, जिसे हम मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा है हमारा जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और तीसरी हमारी है वो है संरचनात्मक, है हमारा संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो ये 3 मुद्रास्फीति, 3 हमें महंगाई के कारण नजर आते हैं। इकोनॉमी में एक सीधा सा रूल है कि जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने से उसकी कीमतों में वृद्धि होती है, और वही कीमतों में जो वृद्धि है वो हम इन्फ्लेशन के तौर पर देखते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि जिसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ रही है, अगर उसी के प्रोपोर्शनली सप्लाई बढ़ गया तब तो डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ के कारण हमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन नज़र आएगा, लेकिन वो एडजस्टेबल होगा। लेकिन अगर डिमांड रातों रात बढ़ा दिया जाए और रातों रात सप्लाई ना बढ़ पाए तो जाहिर सी बात है कि हमें वहाँ पर महंगाई देखने को मिलेगी।
एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कल को प्रधानमंत्री जी हमारे टीवी पर आते हैं और एक संबोधन के साथ घोषणा करते हैं कि भाइयों और बहनों या देश के समस्त नागरिकों, हमारी सरकार एक सूटकेस योजना लेकर के आ रही है। उस सूटकेस योजना के तहत देश के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उस सूटकेस में। ठीक है, प्रधान 24 घंटे के अंदर वो सूटकेस आपके घर पर पहुंचा जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर वो सूटकेस योजना लागू कर दिया गया और उस सूटकेस योजना के लाभार्थियों ने अगर रातों रात डिमांड बढ़ा दिया, तो क्या रातों रात सप्लाई बढ़ पाएगी? असंभव है, नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? महंगाई होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट बिहेवियर को हम ध्यान में ना रखें तो डिमांड के बढ़ने से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर वही डिमांड मतलब एक तरीके से कॉन्टिन्यूस धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़े, हमारा इनकम बढ़े, अगर उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो वो हमारे देश के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन दूसरा मैं बात करता हूँ लागत प्रेरित, तो यहाँ पर सबसे बड़ा खेल होता है इनपुट कॉस्ट की। इनपुट कॉस्ट का मतलब है, मान के चलिए कि ये एक पेन है, इस पेन को बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, या फिर इस पेन को बनाने के लिए हमें उत्पादन के साधन चाहिए। ठीक है, वो जो उत्पादन के साधन हैं, अगर समय के अनुसार उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाए तो इस पेन को बनाने की जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये पेन 2010 में 25 रुपए की थी और 2025 में यही पेन 125 रुपए की हो गई है, भले ही इसके डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट ना हुआ हो, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए ये पेन की कीमत बढ़ गई है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसियां फेल हो जाती हैं तब हमें संरचनात्मक मुद्रास्फीति देखने को मिलता है, जिसे हम कालाबाजारी व कालाबाजारी के साथ ही में एक सामूहिकरण के तौर पर हम देखने को मिल जाता है। अब सबसे खास बात है कि डिमांड और लागत में, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाए, मतलब आपकी डिमांड अधिक हो जाए किससे? सप्लाई से। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में कि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हो जाए, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति दोनों ही कीमतें कर सकती हैं, कीमत है से निर्धारण ही करती हैं और दोनों आर्थिक विकास में कमी ला सकती हैं। तो ठीक है भाई, दोनों ही कीमतों को, एक मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति दोनों ही कीमतों को कर सकती हैं, मतलब कीमतों को डिटरमाइन कर सकती हैं और आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि में कमी ला सकती हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा मार्केट उस टाइम पे कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु एवं सेवाएं लोगों की पहुंच से बाहर निकल जाएगी। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो वस्तु एवं सेवाएं लोगों की पहुंच से बाहर निकल जाएंगी और ऐसी स्थिति में हमारा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार यह निर्धारित करने की कोशिश करती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, सभी वस्तु एवं सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो और साथ ही साथ में उनका सामाजिक आर्थिक विकास करके उन्हें देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। क्लियर है? तो इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुद्रास्फीति और अपस्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति का मतलब है जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो और अपस्फीति का मतलब है जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी हो के संदर्भ में विचार करें। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है, क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, जिससे उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है, क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। अपस्फीति से तात्पर्य वस्तु एवं सेवाओं की एक टोकरी की कीमतों में गिरावट से है। ये बात तो सही है कि वस्तु एवं सेवाओं के कीमतों में गिरावट को लेकर के है, ये स्टेटमेंट इसका सही है। बट ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मुद्रास्फीति आपकी क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि नहीं करती, आपकी क्रय शक्ति क्षमता को कम करती है। ठीक है,
एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मान के चलिए कि 1 किलो चीनी पहले आप 40 रुपए में खरीद रहे थे, वही अब 1 किलो चीनी आप 50 रुपए में खरीद रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि पहले आप ज्यादा खरीद पा रहे थे या अब आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझिएगा। सांख्यिकी कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए जिम्मेदार है तो नहीं। ये भी स्टेटमेंट केवल कितने कथन सही हैं? हाँ, तो ठीक है, मॉस्पी करती है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कौन कर रहा है? एनएसओ करता है। और एनएसओ किसके अंतर्गत आता है? ये मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। कितने कथन सही हैं? तो पहला सही है, तीसरा सही है, केवल इसके 2 कथन सही हैं, नहीं सॉरी, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा कथन इसका सही है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन से सही हैं? श्रिंकफ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, एक सेकंड, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक प्रश्न में थोड़ा सा शायद कुछ इशू हुआ है। केवल 1 कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 3 कथन सही है मापने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग केवल 2 कथन इसमें से सही होंगे, तीनों तो नहीं सही है, क्योंकि एनएसओ ऑलरेडी मॉस्पी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मुद्रा, भारत में मुद्रास्फीति मापन के लिए जिम्मेदार है। एक चीज थोड़ा सा टेक्निकल आप देखिएगा, मैं आपको एक ब्रीफ कर दे रहा हूं, मतलब टेक्निकल तौर पे मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा। जब भी मैं इन्फ्लेशन के मेजरमेंट की बात करता हूं, इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में हमें 2 इंडिकेटर्स होते हैं। एक इंडिकेटर्स हमारा होता है, एक इंडिकेटर्स हमारा होता है WPI और एक इंडिकेटर हमारा होता है CPI। ठीक, जो हमारा WPI है ये कहलाता है थोक मूल्य सूचकांक और CPI कहलाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। WPI में देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं वो समझिएगा, यहीं से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। WPI में केवल गुड्स शामिल है, जबकि CPI में गुड्स एंड सर्विसेज, सेवा दोनों शामिल है। ठीक है, WPI का बेस ईयर 2011-12 है और इसका भी बेस ईयर 2011-12 है। वहीं पर अगर मैं आपसे WPI की बात करता हूं तो यहां पर हमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है WPI और CPI में। ठीक है, WPI में जो इसके डेटा को जारी करने का काम करता है वो तो NSO सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, आंकड़े की गणना करता है, आंकड़े। जबकि इसके अंतर्गत एक विभाग आता है DPIIT और ये काम करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। वहीं पे अगर मैं CPI की बात करूं तो यहां पे गणना एवं आकलन, प्रकाशन या रिलीज करना
दोनों NSO ही करता है, और चूंकि ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है MOSFET पे। और एक चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं कि CSO प्लस NSSO इन दोनों का विलय किसमें कर दिया गया है, NSO में। और ये कब किया गया है, तो ये किया गया है 2019 में। ठीक है, अभी भी है, ऐसा नहीं है ऑलरेडी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जो सीपीआई है, सीपीआई के लिए हम दो इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, तो क्या 4 इंडिकेटर है। एक है हमारा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एक है हमारा सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, एक है हमारा सीपीआई रूरल लेबर, और एक हम और प्रकाशन करते हैं जिसे हम सीपीआई ए प्लस आर बोलते हैं, और इसको सीपीआई कंबाइन बोला जाता है, संयुक्त बोला जाता है, संयुक्त बोला जाता है। ठीक है, सीपीआई IW जो जारी ये करता है श्रम ब्यूरो, ये करता है श्रम ब्यूरो, और इसका जो बेस ईयर है वो है 2000, शायद 2016 है। एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, मैं डी लिख दे रहा हूं डाउट में। ठीक, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद 2016 है, चेंज हुआ था बाद में, पहले कुछ था लेकिन शायद रिसेंटली 2016 है। अगर मैं इन दोनों की बेस ईयर की बात करूं तो ये 1986 और 1987 है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और यहीं पे इंफॉर्मेशन देके ही चलूंगा कि जब भी आप सरकार डीए की गणना करता है तो डीए या जो आपका डीआरएस अनाउंस है वो किस पे दिया जाता है, वो आपका सीपीआई IW पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमसे बोला क्या है, इन्होंने हमसे चीज बोला है कि मॉस्पी भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए जिम्मेदार है, जबकि हमें यहाँ पे 2-3 संस्थाएं देखने को मिलती हैं। गलत भी हम नहीं कह सकते हैं कि मॉस्पी नहीं करता, चूंकि सीपीआई ही करता है। और सबसे खास बात है कि मुद्रास्फीति की गणना प्रेजेंट टाइम पे हम सीपीआई पे करते हैं, पहले WPI पे करते थे, अब सीपीआई पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जहां WPI में सिर्फ वस्तुएं शामिल हैं, वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विस दोनों शामिल है, और हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स के साथ में सर्विस का भी है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि शायद टेक्निकल तौर पे तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, बट मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सही मानते हैं या आप इसको गलत मानते हैं, बट एग्जैक्टली दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सांख्यिकी एमओएसपी भारत में मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। अगर हम इन्फ्लेशन को सिर्फ सीपीआई के ध्यान में रख करके करेंगे तब तो हमारा सही होगा, लेकिन अगर हम चूंकि कंज्यूमर प्राइस पे और होल प्राइस दोनों पे करते हैं, जबकि एक हमारा डीपीआईआईटी करता है जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और दूसरा हमारा मिनिस्ट्री सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, तो 2 मंत्रालय हैं, सीपीआई अलग है, WPI अलग है। सही पूछ रहा है तो उस हिसाब से केवल एक कथन सही होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि मुद्रास्फीति की गणना सिर्फ अब सीपीआई पे की जाती है जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आता है NSO, तो हम दोनों को मान के चलेंगे। अब आपके ऊपर डिसीजन मैं छोड़ के दे रहा हूं कि आप किसको सही मानते हैं, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, बाकी आपको समझा करके। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन क्या है भाई, क्लियर करते हैं श्रिंकफ्लेशन को कि एक एक करके देखेंगे। समय के साथ कीमतें धीरे धीरे मध्यम दर से बढ़ती हैं। ठीक है, नहीं, गलत है, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ये तो गलत हो गया। मतलब आपका एक भी गलत हो गया और आपका 3 भी गलत हो गया। मुझे नहीं पता श्रिंक क्या है, बट ये पता है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है कि समय के साथ धीरे धीरे मध्यम दर से कीमतों का बढ़ना, ये श्रिंक इन्फ्लेशन कहलाता है। तो आपका तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। संरचनात्मक मुद्रास्फीति ये कहता है कि जब आपूर्ति श्रृंखला या उत्पादन असंतुलन के कारण कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी दोनों गलत हैं। एक ऐसी स्थिति जहां उत्पादन का आकार घट जाता है जबकि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं, यह है आपका श्रिंकफ्लेशन। ठीक, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा।
अच्छा एक बात बताओ, एक बिस्किट हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पार्ले, ठीक है। बचपन में जब हम पार्ले बिस्किट खा रहे थे तब भी 5 रुपए का आ रहा था, और आज भी वो बिस्किट 5 ही रुपए का आ रहा है। क्या इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस पार्ले बिस्किट पे नहीं पड़ा? या फिर आपने देखा होगा कि पहले 10 रुपए का साबुन इतना बड़ा आता था, आज 10 रुपए का साबुन इतना बड़ा आता है। दो कंडीशंस होती हैं, अगर इन्फ्लेशन है, ठीक, इन्फ्लेशन है, तो या तो हम प्राइस बढ़ा दें या फिर हम क्वांटिटी को कम कर दें। समझ पा रहे हैं ना? कंज्यूमर बिहेवियर क्या करता है, कहता है, कंज्यूमर बिहेवियर करता है कि हमको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रहता है या कम रहता है, ठीक, हमको मैटर रहता है प्राइस से, कि प्राइस ना बढ़ने पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि मूंगफली हम पहले 10 रुपए में खरीद रहे थे 100 ग्राम, अब मूंगफली हो गई है 12 रुपए का 100 ग्राम, तो हमने क्या कहा, हमने कहा 100 ग्राम छोड़ो, 10 रुपए की मूंगफली दे दो। मतलब हमारे लिए क्वांटिटी मैटर ही नहीं कर रहा, प्राइस मैटर कर रहा है। हम तब भी मूंगफली 10 का ले रहे थे, हम आज भी मूंगफली 10 का ही ले रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो श्रिंकफ्लेशन वो कहलाता है जब हम किसी वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन ना करें, उसकी आकार में परिवर्तन कर दें, तो ये श्रिंकफ्लेशन कह रहा है। श्रिंक का मतलब दबा दबा के छोटा कर देना। क्लियर हुआ? तो क्या पूछा है, कितने युग्म सही हैं? तो मेरे दोस्त इसमें केवल एक युग्म सही है, और एक युग्म हमारा हो जाएगा ए वाला, सिर्फ दूसरा सही है और दोनों पहले और तीसरे गलत है। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेडलाइन इन्फ्लेशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल सभी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई में वस्तु एवं सेवाओं को मापता है। वहीं पे अगर मैं कोर इन्फ्लेशन की बात करूं तो यह अस्थिर खाद्य एवं ऊर्जा कीमतों को शामिल नहीं होती हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन हमेशा कोर इन्फ्लेशन से अधिक होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन की, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक। फिर आता है हमारा कोर इन्फ्लेशन। देखिए, जब हम WPI पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने आपको नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूं कि WPI की गणना हम एक बास्केट के तौर पर करते हैं, और उस बास्केट में हमने 3 कैटेगरीज में बांट रखा है, जिसमें एक में हमारी वस्तुएं आती हैं, एक में हमारा फ्यूल आता है, और एक में हमारा कंस्ट्रक्शन या अन्य चीजें आती हैं, संरचनात्मक जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस वस्तु में या इस टोकरी में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो डेली परिवर्तित होती हैं, कुछ हैं जो हफ्ता दर हफ्ता बाद परिवर्तित होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कभी कभार परिवर्तित होती हैं, या हम जरूरत की चीजों को शामिल करते हैं। क्लियर है? तो जब कोर इन्फ्लेशन हम निकालते हैं तो कोर इन्फ्लेशन में हम खाद्य और ऊर्जा इन दोनों को शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इनके डिमांड लगातार करते हैं। और जब आप खाद्य और ऊर्जा को शामिल नहीं करते तो जो भी बचता है वह हमारा कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। समझ गए आप ये बात? मतलब हम कोर इन्फ्लेशन जब खाद्य और ऊर्जा की को हटा के जो भी हमारा बचता है वो कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंतर्गत, तो मेरे दोस्त अगर मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करूं तो दरअसल हेडलाइन इन्फ्लेशन मेन काम क्या करता है कि ये सीपीआई में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनके कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। गुड्स एंड सर्विस की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। समझ पाए आप? तो ये है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब सबसे खास बात यह है कि उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सभी वस्तुओं सेवाओं में कीमतों के परिवर्तन को मापता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है।
कोर इन्फ्लेशन में अस्थिर खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों को शामिल नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा सही है। अब कह रहा है कि क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन हमेशा, ये याद रखिएगा, इसने कंडीशन दे दी कि हमेशा कोर इन्फ्लेशन से अधिक होता है, तो ये है नहीं। ये कंडीशन कैसे जस्टिफाई होगा? सो मेरे दोस्त, अगर कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ऊर्जा की अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य और ऊर्जा की वस्तुओं में ज्यादा परिवर्तन हो गया तो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। और अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में या सीपीआई में खाद्य और ऊर्जा में की कीमतों में बहुत परिवर्तित नहीं हुआ तो आपका कोर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझ पाए? मैं बताता हूं, देखिए, अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर में क्या नहीं शामिल है? एनर्जी। और क्या नहीं शामिल है? एफएमसीजी। ये दोनों शामिल नहीं है। अब वहीं पे कह रहा है कि जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये सीपीआई के होने वाले चेंजिंग्स को मापता है। तो सीपीआई में क्या शामिल है? गुड्स एंड सर्विस दोनों शामिल हैं। तो गुड्स एंड सर्विस में आपकी एनर्जी भी आएगी और आपका एफएमसीजी भी आ जाएगा। ठीक। अब सबसे खास बात यह है कि अगर सीपीआई में एनर्जी और एफएमसीजी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपका कोर इन्फ्लेशन कम पड़ जाएगा। कम पड़ने का मतलब ये है कि कोर इन्फ्लेशन में हम क्या शामिल करते हैं? इन दोनों को शामिल नहीं करते। अगर इन्हीं का वेटेज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूं जिससे कि आप यहां से इजीली समझ पाए कि अगर खाद्य और ऊर्जा ज्यादा होगा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा होगा और अगर खाद्य और ऊर्जा कम होगा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होगा। क्लियर? मतलब हमारा कहने का ये है कि खाद्य और ऊर्जा की कीमतें अगर ज्यादा होंगी तो क्यों? क्योंकि हम हेडलाइन में शामिल करते हैं। तो खाद्य और ऊर्जा ज्यादा होगा तो हेडलाइन ज्यादा होगा और अगर खाद्य और ऊर्जा की कीमतें कम होंगी तो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होगा, कोर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? तो इतना ध्यान रखना है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पर पूरा खेल किसका है? हेड काउंट का, रेशियो का है। इन चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति जनित या स्टैग इन्फ्लेशन का वर्णन करता है? एक ऐसी परिदृश्य, देखिए कुछ टर्म्स मैं आपको बता दे रहा हूं। इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सब परिभाषाएं हैं, आप याद रखिएगा, मैं लिख दूंगा कहीं पे। ठीक। स्टैग इन्फ्लेशन को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में रुकी हुई या थमी हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, ऐसा परिदृश्य जहां आर्थिक समृद्धि उच्च होता है या जहां पर ग्रोथ ज्यादा होता है लेकिन मुद्रास्फीति भी अधिक वृद्धि हो रही होती है। ठीक है, एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि हो, स्थिर विकास हो, उच्च बेरोजगारी शामिल हो। ठीक है, एक ऐसी स्थिति जब अपस्फीति के साथ साथ उपभोक्ता व्यय और निवेश में वृद्धि स्पष्ट हो। एक ऐसी स्थिति जहां बेरोजगारी कम हो लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के कारण आर्थिक उत्पादन घट रहा हो। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो मुद्रास्फीति में अगर मैं स्टैग इन्फ्लेशन की बात करूं तो रुकी हुई या थमी हुई मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि जहां पर ऐसा समझिए कि इन्फ्लेशन भी हो, साथ ही साथ में ग्रोथ भी हो और इसी के साथ में बेरोजगारी भी हो। ठीक है, ऐसी स्थितियां हमें स्टैग इन्फ्लेशन कहलाती हैं, जो कि थोड़ा सा विरोधाभास है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, सिनेरियो क्या है? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन मैं यहां लिख रहा हूं, पूरा एक चैन बनाता हूं। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो मेरे दोस्त क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी
और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो फिर क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा श्रम। और श्रम के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे या अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की। ठीक है, तो श्रम होगा तो श्रम के साथ ही में क्या आएगा, रोजगार आएगा। और जब रोजगार आएगा तो क्या बढ़ेगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर से आप क्या बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा चैन है। और जाहिर सी बात है, अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, तो आपके देश की जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मतलब आपके देश में आर्थिक विकास व आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी। अब ये कह रहा है इन्फ्लेशन भी ठीक है, डिमांड भी ठीक है, लेकिन वहां पे उच्च बेरोजगारी है। मतलब वहां पे बेरोजगारी दर ज्यादा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन और डिमांड ज्यादा होगी तो मेरे दोस्त ऐसे समाज में बेरोजगारी की दर कम होगी। ये वैलेंस सिनेरियो कहता है। लेकिन स्टैग इन्फ्लेशन ये मान के चलता है कि इन्फ्लेशन है, डिमांड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके बावजूद भी उच्च बेरोजगारी भी बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति हमारा स्टैग इन्फ्लेशन कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मूल्य सूचकांक ये है और ये उन्हें कौन प्रकाशित करता है, जो कि अभी मैंने आपको पीछे बताया है। सीपीआई, सीपीआई आईडब्ल्यू और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई कह रहा है कि सांख्यिकी कार्यक्रम, सीपीआईडब्ल्यू श्रम ब्यूरो और डब्ल्यूपीआई आर्थिक सलाहकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। सो मेरे दोस्त इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसमें ओवरऑल पूरा का पूरा तीनों स्टेटमेंट सही है। आप गौर करिएगा कि हमने कहा था कि सीपीआई मॉस्पी जारी करता है, सीपीआईडब्ल्यू श्रम ब्यूरो जारी करता है और डब्ल्यूपीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। क्लियर? तो इसके तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मैंने आपको वहीं पे बता दिया था किसके बारे में, सीपीआई के बारे में और डब्ल्यूपीआई के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है। केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार डीए में संशोधन कर सकती है। मेरे दोस्त यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 बार करती है कि 3 बार करती है कि 4 बार करती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि डीए 2 बार संशोधन वो कर सकती है। कितने कथन सही हैं, तो इसके दो के दोनों कथन सही हैं। अब देखिए, एक बार मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत कर ली, आपको चीजें बता दिया। अब हम लोग आराम से स्पीड में चलेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हमें 3 इंडिकेटर्स मिलते हैं। एक हमको मिलता है सीपीआई, एक हमको मिलता है डब्ल्यूपीआई और एक हमको मिलता है पीपीआई। ठीक है, मतलब उत्पादक मूल्य सूचकांक हमें बताना है। उत्पादक मूल्य सूचकांक उत्पादन के आगत और निर्गत, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों चरणों में वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उस सीपीआई के विपरीत उत्पादक मूल्य सूचकांक खुदरा कीमतों के बजाय उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्पादक मूल्य सूचकांक में केवल निर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं और इसमें मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। तो हम आपको बात कर रहे हैं पीपीआई की। देखिए, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, एक है सीपीआई, एक है डब्ल्यूपीआई, एक है पीपीआई। ठीक, ये है आपका उपभोक्ता। ठीक, ये है आपका थोक और ये है आपका उत्पादन। ठीक, कीमतों का निर्धारण इन तीनों लेवल पे होता है। कीमतों का निर्धारण इन तीनों लेवल पे होता है। उपभोक्ता के स्तर पर होता है, थोक स्तर पर होता है, उत्पादन के स्तर पर होता है। इन दोनों को हमने देख लिया, हमारा पीपीआई बच रहा है। मेरे दोस्त, एक बात मैं आपको बताऊं कि
जब कोई वस्तु प्रोडक्शन की जाती है तो प्रोडक्शन करने के दौरान उस वस्तु को बनाने के लिए कितना खर्चा आया है। जैसे इस पेन को अगर मैं बताऊं तो इस पेन की 2 से 3 वैल्यू होगी। पहले इस पेन की एक प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कि इस पेन को बनाने में कितना रुपए लगा। तो प्रोडक्शन में हमें क्या क्या शामिल करते हैं, वही 4 साधन, श्रम, भूमि, पूंजी और संगठन। इन चारों में जो खर्चा लगा वही इस पेन की आउटपुट कॉस्ट है, इस पेन की आगत मूल्य है। क्लियर हो? अब सबसे खास बात यह है मेरे दोस्त कि इस पेन की अगर आगत मूल्य होगी, इस पेन को बनाने में कोई कॉस्ट लगा होगा तो वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। इस पेन को बनाने में अगर 10 रुपए लगा तो ये हमारे पेन की 10 रुपए कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो मार्केट में जब हम बेचते हैं तो इस पे 2 चीजें वर्क करती हैं। एक वर्क करता है टैक्स और दूसरा वर्क करता है सब्सिडी। प्रोडक्शन कॉस्ट में हम टैक्स और सब्सिडी दोनों को शामिल नहीं करते हैं, जबकि WPI और CPI में दोनों में हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को शामिल करते हैं। ठीक है। साथ ही में जब हम उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादन जो आपका मूल्य सूचकांक है, इसमें हम सिर्फ मध्यवर्ती वस्तुओं या आगत को शामिल नहीं करते हैं। इसमें निर्मित वस्तुएं ही नहीं है, इसमें निर्मित वस्तुएं भी हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। दोनों को हम शामिल करते हैं अपने PPI में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही चरणों के होने वाले परिवर्तन को मापता है। कहने का सेंस यही कि जब आया तब भी हम मापेंगे, जब हम मार्केट से निकालेंगे तब भी हम मापेंगे। CPI के विपरीत उत्पादक मूल्य सूचकांक खुदरा कीमतों के बजाय उत्पादन को मिलने वाली कीमतों पर ध्यान रखती है। तो यही मेरे दोस्त इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका ना ही उत्पादक से कोई ना ही इसका उपभोक्ता से कोई मतलब है और ना ही इसका थोक से कोई मतलब है। इसका मतलब किससे? तो इसका मतलब मेन मकसद इसका है उत्पादक से है, मतलब मालिक से है, बस। तो इसके 2 स्टेटमेंट सही हैं। इसका पहला स्टेटमेंट सही है, इसका दूसरा स्टेटमेंट सही, इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन से कथन सही हैं? तो इसके 2 कथन सही हैं, यानी पहला और दूसरा सही है। 9 का बी वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी के स्टेटमेंट से किसके गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति मतलब GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर बराबर क्या होता है? GDP डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल GDP ऑब्लिक रियल GDP मल्टीप्लाई बाई 100। ये है GDP डिफ्लेटर। अब देखते हैं, मौद्रिक एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का एक अनुपात है, मतलब नॉमिनल GDP और रियल GDP का एक अनुपात है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह मुद्रास्फीति के माप के रूप में कार्य करता है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद GDP डिफ्लेटर का अंतर यह बताने की मदद करता है कि बढ़ती कीमतें बनाम बढ़े हुए उत्पादन के कारण सकल घरेलू उत्पाद में किस सीमा तक वृद्धि होती है। दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला तो सही है कि ये नॉमिनल GDP और रियल GDP के बीच के एक अनुपात को बताता है, ये सही है। ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि जो GDP डिफ्लेटर है ये यह बताने की कोशिश करता है कि बढ़ती कीमतों के साथ में बढ़े हुए उत्पाद के कारण GDP में कितनी इस सीमा तक वृद्धि हुई है। देखिए, अगर मैं नॉमिनल GDP की बात करूं तो नॉमिनल GDP, अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझिएगा। मान के चलिए कि 2010 में हमने 10 पेन बनाया जिसकी वैल्यू थी 10 रुपए, तो टोटल उस साल की हमारी GDP कितनी हुई? 100 रुपए हुई। ठीक है। फिर हम आए 2025 में फिर हमने क्या बनाया? हमने अब फिर हमने क्या बनाया? हमने 10 पेन बनाया, या 10 पेन छोड़ो, हमने इस बार 8 पेन बनाया। ठीक। और इस बार चूंकि यहाँ पे एक वर्ग काम करता है, वो है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन भी तो लगा होगा। हमने इस बार पेन की कीमत कितनी रख दी?
मान के चलिए कि हमने इस बार पेन की कीमत रखी 20 रुपए। हाँ, 15 साल में तो दुगना हो ही जाएगा। 20 रुपए हमने रखी, तो अब कितना हमारी जीडीपी हुई? 160 रुपए। ठीक। जीडीपी क्या कहता है? जीडीपी कहता है किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, प्रोडक्शन किसका हो रहा है? वस्तु एवं सेवा का, जो अधिक हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि 2010 से 2025 के बीच में आपका प्रोडक्शन बढ़ा है कि आपका प्रोडक्शन कम हुआ है? तो आप कहोगे कि सर हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, कितना? -2। ठीक, अगर आप प्रोडक्शन पे ध्यान दें तो कम हुआ है आपका प्रोडक्शन। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, क्यों? क्योंकि 2010 में हमारे देश की जीडीपी 100 रुपए थी और आज हमारे देश की जीडीपी 160 रुपए है। तो जीडीपी तो बढ़ी है ना? समझ पा रहे हैं या नहीं? मैं कह रहा हूं 2010 में हमारी जीडीपी 100 रुपए थी और 2025 में हमारी जीडीपी 160 रुपए हुई है। 2010 में हमने 100 पेन का प्रोडक्शन किया था जिसकी कॉस्ट 10 रुपए थी। 2025 में हमने 8 पेन का प्रोडक्शन किया जिसकी कॉस्ट 20 रुपए है। तो प्रोडक्शन तो कम हुआ बट प्राइसेस फाइनली इंक्रीज हुई हैं। तो मेरे दोस्त, यही आपका जो डिफरेंस क्रिएट करता है वही आपका जीडीपी डिफ्लेटर बताने की कोशिश करता है कि नॉमिनल जीडीपी बनाम रियल जीडीपी में सही तरीके से कितना गैप है। क्यों? क्योंकि ये जो आप इंक्रीज देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्शन की वजह से नहीं है, ये इन्फ्लेशन की वजह से है। ये इन्फ्लेशन के कारण है। समझ पा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन शामिल करते हैं। ठीक, हम इन्फ्लेशन शामिल करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी बराबर रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन रेट। आप ये कह सकते हैं। ठीक, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रियल जीडीपी के साथ ही हम अपनी महंगाई दर को भी शामिल कर लेते हैं। 6%, 7%, 8%, 10% की जो हमारी महंगाई दर होगी वो भी शामिल होगा, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। और यकीन मानिए कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा आपकी रियल जीडीपी से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी के साथ में एक चीज काम करता है, वो है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन लगने से ही आपका नॉमिनल जीडीपी ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर वही आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर यह अंतर बताने की कोशिश करता है कि बढ़ती कीमतों बनाम बढ़े उत्पाद के कारण जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई, यही ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आपका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जीडीपी डिफ्लेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है, या किसी देश की वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें भी शामिल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए, एक बात तो सही है कि जीडीपी डिफ्लेटर में गुड्स एंड सर्विस दोनों की कीमतों को शामिल किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी डिफ्लेटर में जो आपकी रियल जीडीपी में वृद्धि के साथ बढ़ती है।
ऐसा नहीं कि आपका रियल जीडीपी के साथ वृद्धि में बढ़ेगा। जीडीपी डिफ्लेटर में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी के बढ़ने से आपका जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेट क्या कहते हैं आपका, एक तरीके से मैं अगर आप बात करूं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के बढ़ने से आपका फ्रैक्शन चेंज बहुत नहीं होगा। बढ़ना किसको चाहिए? पता चल रहा है कि अगर आपको नॉमिनल जीडीपी भी अगर आपको उसी इंक्रीज में बढ़ानी होगी तब जाकर के हमारा जीडीपी डिफ्लेटर चेंज होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रियल जीडीपी के बढ़ने से हमारा जीडीपी डिफ्लेटर चेंज होगा, नहीं। तो दूसरा का दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो 11 का हमको क्या बताना है, 11 का हमको बताना है कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा तो गलत है, हम पहले पे भी विचार करेंगे। दूसरा तो गलत है, इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं जीडीपी डिफ्लेटर में। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुएं शामिल होती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ और सिर्फ आयातित ही शामिल नहीं होती हैं। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। तो केवल एक कथन आपका सही है, वो है पहला स्टेटमेंट। के रिकवरी के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक। शेयर बाजार में तेजी से उतार चढ़ाव की विशेषता गलत है। यह एक आर्थिक मंदी के बाद होता है के रिकवरी, ये एक आर्थिक मंदी के बाद होता है जिसमें अर्थव्यवस्था में कमोबेश भारी गिरावट आती है, ठीक है, लेकिन उसी के अनुरूप तीव्र रिकवरी नहीं होती। अर्थव्यवस्था में केवल कुछ क्षेत्रों में ही वृद्धि देखी जाती है, जबकि अन्य क्षेत्र स्थिर व गिरावट जारी रहता है। इसे डबल डिप मंदी भी कहा जाता है। क्या इसके स्टेटमेंट भी है या सिर्फ प्रश्न है? नहीं, तो ये प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि के रिकवरी संबंधित है। देखिए, अगर मैं के रिकवरी की बात करूं तो के रिकवरी ये कहता है कि मान के चलिए कि ये हमारा एक बेस लाइन है। के रिकवरी में जब भी मंदी की स्थितियां होती हैं तो मंदी की स्थितियों में इसे के बाद में निकलने के बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा उद्योगपति वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है वो तो तेजी से बढ़ते हैं। मतलब मैं ये कहूं कि अमीर ज्यादा अमीर होता है और गरीब ज्यादा गरीब होता है। अगर हमें कहीं पर के टाइप की रिकवरी देखने को मिले तो आप ये समझिएगा कि के टाइप की रिकवरी में अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। क्योंकि ऐसी स्थितियों में गरीब इसलिए गरीब हो रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार के अवसर पहले जैसे नहीं है, और अमीर इसलिए ज्यादा अमीर हो रहा है क्योंकि उसने आर्थिक स्थिति को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लिया, और आर्थिक स्थितियों को अडॉप्ट करने के साथ में वो बहुत तेजी से अपने आप को ग्रोथ कर रहा है रिकवरी के दौरान। तो के टाइप की रिकवरी हमें वहीं देखने को मिलती है जहां पर अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। इसलिए हमारा ये बी वाला स्टेटमेंट, बी नहीं सी वाला स्टेटमेंट सही होगा, जहां पे कुछ ही क्षेत्रों में वृद्धि देखी जाती है जबकि अन्य क्षेत्र या तो स्थिर रहती है या गिरावट जारी रहता है, ठीक है। एक आपको डब्लू रिकवरी भी देखने को मिलता है। ये डबल डिप रिकवरी, हम डबल डिप हम बोलते हैं डब्लू को, मतलब एक बार हमारा गिरा फिर हम उठे, फिर गिरे फिर हम उठे, तो ये हमारा डबल डिप रिसेशन कहलाता है, ठीक है। आगे, अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों पर विचार करिए। मंदी के दौरान, ठीक है, ब्याज दरों में कमी करना। हम ब्याज दर को अगर कम कर लें मंदी के दौरान, मतलब हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है, महंगाई कम है। तो अगर महंगाई कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मंदी जैसी स्थितियां होंगी, और अगर मंदी होगा तो मंदी में हमें क्या करना होगा, मंदी में हमें बढ़ाना होगा लिक्विडिटी, मतलब हमें बढ़ाना है तरलता। और अगर हमें तरलता को बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा सस्ती मौद्रिक नीति, ठीक है, हमें लाना पड़ेगा सस्ती मौद्रिक नीति लाना पड़ेगा। और सस्ती मौद्रिक नीति में हम क्या करते हैं कि हम अपने दरों को कम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो हम ब्याज दरों को कम करेंगे, ठीक है, ब्याज दर को हमने कम कर लिया। आगे बात करेंगे, संकुचन मुद्रास्फीति लागू करेंगे, नहीं, संकुचन मुद्रा नहीं लागू करेंगे, हम प्रसारवादी मौद्रिक नीति को लागू करेंगे। एसएलआर को हम कम कर लेंगे तो कम कर लेंगे, सरकारी खर्चों को हम बढ़ाएंगे तो सरकारी खर्चों को हम बढ़ाएंगे, ब्याज दरों को कम करेंगे तो कम कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि दरों को कम किया जाएगा। अब दरों, वो कौन कौन सी दरें आती हैं, तो दरों में रेपो रेट,
जिसे हम आरआर बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, एमएसएफ, एलटीआरओ, इन सारी दरों को हम कम कर लेंगे जिससे कि सस्ती मौद्रिक नीति अपनाएं, और सस्ती मौद्रिक नीति अपनाने की वजह से ही मार्केट में पैसा लोगों को मिलेगा, तो फिर से डिमांड होगी और हमारी इकोनॉमी अपने ट्रैक को पकड़ लेगी। ठीक। सरकारी खर्चे को बढ़ाना क्यों है? क्योंकि जब सरकार ज्यादा ज्यादा खर्चों को बढ़ाएगी, सरकारी खर्च बढ़ाएगी, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? जनता के पास जाएगा, मार्केट में जाएगा, जनता के पास जाएगा, तो फिर वहीं से स्टार्ट होगा आपका डिमांड। क्लियर? और संकुचनकारी तो हम लागू करेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मुद्रास्फीति से संबंधित समितियां और उनकी सिफारिशों के संदर्भ में विचार करें। बीएन गोलदार समिति, मनरेगा को सीपीआई आरएल से जोड़ना, रमेश चंद्र समिति, सीपीआई के लिए आधार वर्ष में संशोधन, उर्जित पटेल समिति, मौद्रिक नीति समिति, महेंद्र देव वर्मन समिति, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पीपीआई विकसित करना। देखिए, अगर मैं बीएन गोलदार समिति की आपसे चर्चा करूं तो मेरे दोस्त बीएन गोलदार समिति ने एक ये डिमांड की थी या ये बताने की कोशिश की थी, एक सेकंड में पानी पी लूं, लगातार बोलने की वजह से गले सूख जाते हैं। आप प्रश्न पढ़िए, उत्तर दीजिए, तब तक मैं 2 मिनट का सांस ले लेता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं बीएन गोलदार समिति की, तो बीएन गोलदार समिति की रिकमेंडेशंस ये थी कि इस व्यक्ति ने ये बताने की कोशिश की थी कि भैया आप डब्ल्यूपीआई के साथ में पीपीआई के विकास पर ध्यान दें, तो इसका ये सही है। मतलब हमारा पहला गलत होगा और हमारा चौथा गलत होगा। ठीक है। रमेश चंद्र समिति ये ठीक है, इन्होंने कहा था, इन्होंने सुझाव दिया था कि सीपीआई के लिए आधार वर्ष में संशोधन किया जाए, और उर्जित पटेल समिति के ही सुझाव पर मौद्रिक नीति समिति को लागू किया गया था। महेंद्र देव, अगर मैं वर्मन समिति की बात करूं तो महेंद्र देव वर्मन समिति दरअसल सीपीआई आरएल से जोड़ने की बात कही थी, तो इसका ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी की तीनों चीजें सही हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि सीपीआई को चेंज करने के लिए, तो इन्होंने ही कहा था। वहीं पे रमेश चंद्र समिति ने ही, जो आप अभी सीपीआई पढ़ते हैं, वो सारी की सारी सीपीआई का जो फॉर्मेशन है वो रमेश चंद्र समिति ने ही दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन को हम किस पे कंसीडर करें? सीपीआई पे करें। इन सीपीआई में हमें वस्तु एवं सेवाओं दोनों को शामिल करना चाहिए, और इन्होंने ही सीपीआई के आधार वर्ष को चेंज करने का सुझाव दिया था। पहले 2004 और 5 था, बाद में चेंज करके फिर हमने सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 किया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका 2 सही है और आपका 3 सही है। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। गैर बाजार अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैर बाजार अर्थव्यवस्था, ये एक इंपॉर्टेंट है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। इसे निर्देशित अर्थव्यवस्था या कमांड इकोनॉमी के तौर पर जाना जाता है। बाजार की अनुपस्थिति होती है, व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है और प्रतिस्पर्धा का कोई विचार नहीं होता। गैर बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ये बात कर रहा है ओपन इकोनॉमी की, या मैं बात करूं जहां पर मार्केट लेस है, जहां पर बाजार नामक कोई संरचना नहीं है, ये उसकी बातें कर रहे हैं भाई साहब। तो जाहिर सी बात है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें कमांड इकोनॉमी देखने को मिलता है, तो हमें कमांड इकोनॉमी देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। बाजार की अनुपस्थिति होती है, तो ये भी सही है। व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, नहीं, यहाँ पे व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता। प्रतिस्पर्धा का कोई विचार नहीं होता, तो ये भी सही है कि प्रतिस्पर्धा का कोई विचार नहीं होता, क्योंकि वहां मार्केट ही नहीं है। ऐसे में कौन से कथन सही हैं? तो सिर्फ केवल 3 कथन सही हैं। आपका 1, 2 और 4 सही है।
आगे बढ़ते, अगला प्रश्न कह रहा है, पर विचार कर कीजिए, आनुपातिक कर में वृद्धि, रेपो दर में कमी, स्थानांतरण भुगतान में कमी, निर्यात में वृद्धि, कितने कार्य आर्थिक छलांग के दौरान या इन्फ्लेशन के दौरान मुद्रास्फीति को स्थिर करने में सहायक है। मतलब कहा जा रहा है कि आपको इन्फ्लेशन को स्टेबल करना है। तो आनुपातिक कर में वृद्धि, भैया मेरे अगर आप मान के चलिए कि आनुपातिक कर में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मुद्रास्फीति के लक्ष्य को बरकरार रख पाएंगे। ठीक है, आनुपातिक कर का मतलब है रेट। आप अगर रेट को बढ़ाते हैं तो मान के चलिए कि आप अपने इन्फ्लेशन को काउंटर कर लेंगे। रेपो दर को कम करना तो नहीं, दूसरा तो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि जहां हम एक और कह रहे हैं कि चीजों को बढ़ाना है, वहां पर आप चीजों को कम नहीं कर सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं निर्यात में वृद्धि होगी तो नहीं मेरे दोस्त, इन्फ्लेशन के दौरान निर्यात में वृद्धि नहीं होती, इन्फ्लेशन के दौरान हमारा आयात बढ़ता है, निर्यात हमारा हतोत्साहित होता है। तो आपका चौथा भी गलत है। तो इसका मतलब यह है कि स्थानांतरण भुगतान में कमी, हाँ आपका तीसरा सही है और आपका पहला सही है। तो इसमें केवल दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं और वो है आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सरकार के वर्तमान राजकोषीय असंतुलन का आकलन करना। हमसे पूछ क्या रहा है कि प्राथमिक घाटे की गणना के पीछे का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सरकार के वर्तमान राजकोषीय असंतुलन के आकलन करना ठीक है, वर्तमान में सरकार की उधार आवश्यकताओं का आकलन करना ठीक है, राजस्व घाटे में, राजस्व बजट में घाटे का आकलन करना, प्राथमिक घाटे के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मेरे दोस्त प्राथमिक घाटे के पीछे का मुख्य उद्देश्य हमारा है राजकोषीय संतुलन का आकलन करना, ये तो इंपॉर्टेंट ही है हमारा। सरकार की उधार आवश्यकताओं का आकलन करना ये भी है। राजस्व बजट में घाटे का आकलन करना ये उतना मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा है। तो आपका प्राथमिक घाटे के पीछे का उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य है आपका बी 1 और 2। ठीक है, सो इतने प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किए। ठीक, पूरा का पूरा इन्फ्लेशन हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है और यहाँ पर आपका 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। पहला हमने नेशनल इनकम आपका कवर किया, दूसरा हमने मनी का कवर किया था आपका, तीसरा हमने यहाँ पर आपके इन्फ्लेशन कवर किया है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा बैंकिंग सिस्टम पर होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम टॉपिक पे। आपसे इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वायरी है या जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप इजीली कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी सेशंस अच्छा लगा हो तो आपको वही करना है जो आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।